शॉर्ट नोट आएगा एग्जाम में, पक्का है, 5 स्टार रेटिंग है। आईपीएफ पे तो आता ही आता क्वेश्चन है, आप स्कैनर देख लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। ठीक है, स्कैनर से अगर याद आया, किसी बच्चे को अगर स्कैनर अब चाहिए, चूंकि अब तो स्कैनर चाहिए, अब तो भाई एग्जाम प्रिपरेशन मोड में आ गए हो तुम लोग, तो हम लोग हर बैच में बच्चों के लिए स्कैनर मंगवाते हैं एट अ सुपर डिस्काउंटेड प्राइस, क्योंकि हम एक मुश्त मंगवाते हैं। जैसे सीधा सुचिता का स्कैनर लेते हो ना आप लोग, तो जो मार्केट प्राइस पे लेते होगे उससे ज़्यादा डिस्काउंट हमें मिलता है, क्योंकि हम एक बार में 200, 250, 300 मंगवाते हैं। तो अगर आप में से किसी को चाहिए तो हेड ऑफिस में या यहाँ जो मैडम बैठी हुई है इनके लिस्ट पे अपना नाम चढ़वा दीजिएगा कि मुझे स्कैनर चाहिए और इन सब्जेक्ट्स का चाहिए, और आप उस पर नाम चढ़ा के हम उनसे बात कर लेते हैं, उनसे प्राइस का कोड ले लेते हैं, फिर हम आपको बताएंगे। आप यहाँ पैसा जमा करेंगे, कलेक्टिव पैसा जमा होगा, हम उनको पे करेंगे, स्कैनर आएगा, हम आप में बांट देंगे। तो ये एक फैसिलिटी हम आपके लिए करते हैं। क्लियर है जी? अगर आपका एक स्कैनर पे 10 रुपया भी बचता है, 20 रुपया भी बचता है, तो ठीक है ना, 20 रुपया भी आप अपना आईडी कार्ड मत लगाना, पेनल्टी के रूप में मुझे दे देना, या 20 रुपये से अपना खाना पीना, अरे कुछ भी सेविंग्स, कुछ भी हो, कम बड़ी बात थोड़ी है। अब तो न्यू सिलेबस का भी आ ही गया होगा ना। न्यू सिलेबस का स्कैनर क्यों आएगा? अभी तो एग्जाम होगा, ओल्ड सिलेबस का होगा ना, न्यू सिलेबस का क्यों आएगा? अरे स्कैनर क्या होता है, एग्जाम जो हो चुके उसका आंसर होता है ना। तो न्यू सिलेबस का मतलब वो बना के भेज देंगे, लेकिन देखा जाए तो क्वेश्चन तो ओल्ड सिलेबस का ही होगा ना उसमें। कैसे बनाएगा जब तक एग्जाम नहीं होगा न्यू सिलेबस का? कैसे? न्यू सिलेबस का तो पहला एग्जाम है ना अभी। तो फिर वो लोग लिखते होंगे न्यू सिलेबस स्कैनर, ऐसे लिख देंगे, सब्जेक्ट का नाम लिख देंगे, लेकिन क्वेश्चन उनको थोड़ी मिलेंगे। क्वेश्चन तो अब होगा तब, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका कंपनी लॉ इस सब का तो काम आ ही जाएगा ना। क्वेश्चन, अरे सब्जेक्ट मैच तो करता है, ये पूरा जेआईजीएल मैच करता है, पूरा कंपनी लॉ मैच करता है, पूरा एसबीआईएल मैच करता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। हाँ, सीएफएम वाला थोड़ा मुश्किल रहेगा। चलिए खैर आ जाओ। ऐसे में बताऊँ, स्कैनर वाला सब अगर दिमाग लगाएगा तो वो चैप्टर वाइज बना के दे सकता है। जैसे तुम्हारा एफएम है, तो एफएम पहले कहाँ था? मॉड्यूल सेकंड में। तो मॉड्यूल सेकंड का एफएम का चैप्टर का क्वेश्चन उठा उठा के तो एक जगह दे देगा वो। ये तो काम तो बड़ा बन ही जाएगा। प्रैक्टिस के लिए तो स्कैनर लेते हैं हम। ठीक है, चलिए आईपीएफ का सेक्शन बताओ, 125 यही है तो बोलो 125। 125 5 स्टार रेटिंग है, 125। आ जाओ भाई। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब यहां कौन है? एमसीए ने स्टैब्लिश किया है एक फंड जिसका क्या नाम है? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अंडर सेक्शन 125 ऑफ द कंपनीज एक्ट। आइए अब इसमें बताइए तो पैसा कहां कहां से जाएगा इस फंड में? सोर्स ऑफ फंड, सोर्स ऑफ फंड फॉर आईईपीएफ। आईपीएफ में पैसा कहां कहां से जाएगा? अभी हम जो इस चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें अनक्लेम्ड और अनपेड डिविडेंड 7 साल के बाद जाता है, पर क्या अनपेड अनक्लेम्ड डिविडेंड के अलावा भी बहुत जगह से पैसा जाता है? जी बताइए कितने सोर्सेज? एबीसीडी, अगला पेज देखो तो, नए नए सिलेबस के हिसाब से, जो न्यू सिलेबस की बुक है, एकदम न्यू, ब्रांड न्यू बुक जिसको मिली है, एन तक है, एन तक है, एन। तो सब मिला के मोटा मोटा लिखो 14 लिखो। कितने सोर्स ऑफ फंड? एग्जाम में बहुत आता है 14 लिखा, तो ये 14 याद करना है आप लोग को। तो चलिए शुरू करते हैं। 14 याद कैसे करेंगे? आइए, सबसे पहले आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या दिया? ग्रांट। ग्रांट का मतलब डोनेशन टाइप का, सरकार देती रहती है इन लोगों को। अगला, उसके बाद आपको डोनेशन कहां से मिला? सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला, स्टेट गवर्नमेंट से मिला, कंपनीज से मिला, या एनी अदर इंस्टीट्यूशन से मिला। जैसे मालूम चला भारत में बिल गेट्स आया और वो कुछ पैसा देके चला गया, है ना। बहुत एनजीओ सब होते हैं, वो सब पैसा डाल देते हैं इसमें। ये हो गया। चलिए अगला, अगला है ये अभी जो हम पढ़ रहे थे, अनपेड डिविडेंड शुरू में या 7 साल के बाद? अगला, अब आइए जरा ध्यान से। अब देखो इसमें बहुत सारी चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, याद करना पड़ेगा, क्योंकि तो पूरा लिस्ट पूरे कंपनी सेट का लिस्ट है ना। बहुत सारा लिस्ट ऐसा जो आपके कोर्स में अभी नहीं हो, प्रोफेशनल में। आइए इसमें क्या है? अमाउंट इन द जनरल रेवेन्यू अकाउंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, जो इन्होंने इनके पास पड़ा हुआ था कब? कंपनीज एक्ट 1956 के समय में। कब पड़ा हुआ था? कंपनीज एक्ट 1956। देखो कंपनीज एक्ट 1956 में आईपीएफ का कौन सा सेक्शन था? 205A। क्या था सेक्शन का नाम? 205A। अब वो क्या बन गया? 125। तो पूरा पैसा इसी में ट्रांसफर हो गया होगा ना। अरे पुराने आईपीएफ से नए आईपीएफ में पैसा नहीं आ गया होगा, वो सारा पैसा आ गया। ठीक है जी,
चलिए आगे आगे, उसके बाद आइए सेक्शन 205C। ये भी आपको पुराने में किसका सेक्शन था? आपका आईपीएफ का ही था। ये भी देखो कंपनी से 1956 जा रहा है ना, तो ये सब पुराना पैसा ट्रांसफर हो रहा है। क्या हो रहा है? पुराना पैसा ट्रांसफर हो रहा है। अंजलि इधर देखते रहा करो, कभी कभी मैं कुछ बोलता हूं, इधर आओ। ठीक है, सेक्शन 205C ये भी पुराने कंपनीज एक्ट में किससे जुड़ा हुआ था? आईईपीएफ से ही जुड़ा हुआ था। तो वो भी पैसा अब ट्रांसफर हो गया होगा। तो दो वाला जो 14 में से 2 लिस्ट तो क्या हो गया? पुराने से हो गया। फोन आ रहा है, प्रतीक का फोन आ रहा है, फोन करो उसको, पूछो क्या कर रहा है, करो उसका क्लास ले रहा। ठीक है, मैं कभी क्लास के बीच में फोन नहीं उठाता हूं। चलिए उसके बाद आइए अगला। सुनो एक बात बताओ, इस अकाउंट में जितने पैसे डाले जाते हैं, क्या वो पैसे सिर्फ डाल के छोड़ दिए जाते हैं या उसका भी इन्वेस्टमेंट होता है? तो इन्वेस्टमेंट पर जो भी रिटर्न आया, इन्वेस्टमेंट पे जो भी रिटर्न आया, जैसे अब देखो भाई, इसको शेयर मार्केट में थोड़ी लगाता होगा लोग, मनी मार्केट में लगा देता होगा, फिक्स रिटर्न है। नहीं, आपको जो सेविंग अकाउंट्स होते हैं उस पर इंटरेस्ट आता है। तो ये एक बैंक अकाउंट है तो पैसा तो आता रहेगा ना इस पर। चलिए अगला बोलो, अगला कौन सा है? देखिए अभी आपने देखा था, मैंने बोला था ना कि कभी कभी शेयर्स ट्रांसफर हो जाते हैं आईपीएफ को। याद है, जब उसका मिलता नहीं है कोई तो वो शेयर्स किसको मिल जाते हैं? आईपीएफ को। तो उस शेयर्स के ऊपर जो डिविडेंड आ रहा होगा वो डिविडेंड भी इसी में जा रहा होगा। नहीं समझ में आया लोग को? अरे आईपीएफ को जो शेयर्स ट्रांसफर होंगे, शेयर्स कौन से ट्रांसफर होंगे? जिसका शेयर होल्डर मिल नहीं रहा है, तो उस शेयर पे वो कंपनी तो डिविडेंड दे रही होगी ना, तो डिविडेंड भी कहां जा रहा होगा? आईपीएफ में जा रहा होगा। अगला एक चीज और है, यहां सेक्शन 90 का इस्तेमाल हुआ है। सेक्शन 90 बताओ तो क्या होता है? बहुत बार कंपनी क्या करती है, शेयर्स का लियन कर लेती है। लियन का मतलब जब्त। तो कंपनी उस पे जो डिविडेंड देगी उस शेयर होल्डर को तो नहीं मिलेगा, क्योंकि शेयर कंपनी ने खुद जब्त कर लिया, तो खुद थोड़ी डिविडेंड रख लेगी। वो डिविडेंड भी कहां चला जाता है? एग्जैक्टली आईईपीएफ में। क्लियर है? अगला चलो भाई, सेक्शन नंबर 38 पढ़ो, क्या है सेक्शन 38? कभी कभी क्या होता है, सो सुनो, कभी कभी क्या होता है, जैसे मालूम चला अभी तुम्हारा विजय माल्या वाला कोई केस है। विजय माल्या वाले केस में क्या कर लिया, उनका शेयर्स जब्त कर लिया सरकार। क्या कर लिया? जब्त कर लिया। और विजय माल्या को पकड़ा गया, विजय माल्या के एसेट्स को बेचा गया, बेच के जो पैसा आया वो सारा पैसा कहां चला गया? आईईपीएफ। अगला, अच्छा जरूरी है कि सिर्फ डिविडेंड का पैसा ही आए? क्या चीज? 38 और देखो, अब मेरी बात को ध्यान से सुनेगा, सुनो ध्यान से। मैंने अभी क्या बोला था कि 14 पॉइंट में से बहुत सारे पॉइंट्स अभी ऐसे आएंगे जो पॉइंट्स आने वाले चैप्टर्स में आने हैं वो अभी आपको समझ में नहीं आएंगे। मैं उतना समझा के चल रहा हूं कि लिस्ट के तौर पे याद हो सके। अगर मैं सेक्शन 38 और 90 अभी यहाँ पढ़ाने लगूंगा तो मेरा ये सेक्शन छूट जाएगा, नहीं छूट जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखा करो। लेकिन अब पूछ लिया तो मैं जवाब दे देता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे फिर से पूछो, ठीक है? क्योंकि पूरा रुक जाता है, लिंक ही रुक जाता है मेरा। अब देखिए मैं बता रहा हूँ, सेक्शन नंबर 90 में क्या है, जैसे मैं कंपनी हूँ और ये मेरी, मान लीजिए इसने मेरे से लोन लिया हुआ था और लोन नहीं चुकाया, तो इसका शेयर मैंने जब्त कर लिया। जब्त करने के बाद इसके ऊपर मैंने डिविडेंड दिया, तो वो डिविडेंड या तो मैं अपना सेट ऑफ करूंगा, लेकिन माउंट चला सेट ऑफ हो गया, उसके बाद अब यही नहीं मिल रही है, तो डिविडेंड तो आता जा रहा है, तो किसको चला गया? आईपीएफ को। और डिसगॉर्जमेंट का मतलब क्या होता है? डिसगॉर्जमेंट का एग्जैक्ट हिंदी होता है उल्टी करना। अब उल्टी करना मैं बोलूंगा, ऐसे ही खाने में भूख लगा हुआ है इन लोग को। डिसगॉर्जमेंट का मतलब होता है जितना तुमने अपने अंदर गलत ढंग से पैसा रख लिया, अब उसको उगलो वापस। तो जब उनसे उगलवाया जाता है वो पैसा, उसको डिसगॉर्जमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिसगॉर्जमेंट। तो डिसगॉर्जमेंट सब जनरली कब होता है? जब किसी कंपनी में फ्रॉड पकड़ाता है, तो वो है कहानी। चलिए अगला। अब जैसे विजय माल्या के शेयर्स को बेच दिया उठा के तुमने, तो उसका पैसा कहां जाएगा? आपका यहीं आएगा, आईपीएफ में आएगा। अब बोलो तो आईपीएफ में जमा होता जा रहा पैसा, तो आईपीएफ का इस्तेमाल भी तो 100 तरीके का, अभी नीचे पढ़ोगे यूटिलाइजेशन, ऐसा कुछ आ रहा होगा। अगला, अच्छा एप्लीकेशन मनी, किसी ने शेयर के लिए अप्लाई किया, शेयर के लिए क्या किया? अप्लाई किया। शेयर के लिए अप्लाई किया, शेयर एप्लीकेशन मनी दे दिया, हमने शेयर अलॉट किया,
लेकिन अलॉटमेंट के समय वो मिल ही नहीं रहा, तो एप्लीकेशन मनी कंपनी के पास आ गया और एप्लीकेशन मनी हम वापस लौटाना चाहिए, या तो हम शेयर देना चाहते हैं तो नहीं मिल रहा, पैसा लौटाना चाहते हैं तो नहीं मिल रहा, तो वो भी 7 साल तक इंतजार करके पैसा कहां चला जाएगा, आईपीएफ में। डिपॉजिट मेच्योर हो गया, डिपॉजिट मेच्योर हो गया, जानते हो 3 साल में मेच्योर हो जाता है। अरे पढ़े हो ना डिपॉजिट चैप्टर, 3 साल में मेच्योर हो जाता है, और 3 साल में मेच्योर होने के बाद हम वापस करना चाह रहे हैं पैसा, पर डिपॉजिटर ही नदारत है। कितने साल तक इंतजार करोगे, 7 साल, उसके बाद ये पैसा कहां चला जाएगा, बोलो आईपीएफ में। डिबेंचर मेच्योर हो गया, हम रिडेम्पशन करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, रिडेम्पशन, पर डिबेंचर होल्डर ही मिल रहा नहीं है। अगला एच से लेके कहां तक, जे तक, बताओ तो कहां से कहां तक है, एच से लेके कहां तक है, ये तीनों है, इसमें कौन कौन, एप्लीकेशन मनी, डिपॉजिट और डिबेंचर्स, ये सारा इस तीनों पे आपको मालूम होगा क्या देना पड़ता होगा। देखो डिपॉजिट पे इंटरेस्ट भी देना पड़ा होगा, डिबेंचर पे भी इंटरेस्ट देना पड़ा होगा, और एप्लीकेशन मनी आपको याद होगा रिफंड होना था, पर रिफंड के लिए हम उनको ढूंढ रहे हैं, वो हमें मिल नहीं रहे हैं, तो आपको मालूम है एक समय के बाद इंटरेस्ट के साथ रिफंड करना पड़ता है, तो वो जितना भी इंटरेस्ट आया वो किसको मिलेगा, आईईपीएफ को मिलेगा। अगला फ्रैक्शनल शेयर्स, ये कब हुआ देखो तो जरा देखो ध्यान से, बोनस शेयर्स, मर्जर, अमलगमेशन, तुमने ऐसा रेशियो बनाया बोनस शेयर्स पे कि उसमें शेयर किस में आ गया, मतलब उसका जो रेशियो किस में आ गया, पॉइंट में आ गया, किस में आ गया, पॉइंट में। तो पॉइंट में क्या होता, तो सुनो इधर देखिए, पॉइंट में आएगा तो मैं किसी को शेयर ही दूंगा ना, जैसे मुझे इसको देना पड़ेगा 1.2 शेयर, कितना देना है मुझे इसको, 1.2 शेयर, तो 1.2 शेयर तो मैं दे नहीं पाऊंगा, एक शेयर दूंगा और 0.2 का जो अमाउंट बनता है वो कैश दूंगा, नहीं समझ में आया यार। फ्रैक्शनल शेयर का कैसे पेमेंट करोगे, जो पहले होल नंबर में होगा उतना तुम शेयर दे दोगे, और लेकिन जो पॉइंट में आएगा उसको तुम कैश में बदल के दोगे, फिर वही बात है, कैश में हमने बदला वो मिला ही नहीं, कैश में हमने मतलब कैश हम उसको देना चाहते हैं वो हमें मिला ही नहीं, तो वो वाला पैसा भी कहां चला जाएगा, आईईपीएफ में। शेयर तो आ ही गया होगा, शेयर तो पहले ऊपर वाले किसी पॉइंट में आ गया था, अरे जो आदमी नहीं मिलता उसका शेयर्स कहां ट्रांसफर हुआ है, एफए में हुआ ना, अरे सब मिला के 14 जोड़े हो ना तुम लोग, एफए मिला के भी ना, तो 15 हुआ ना यार तब। चलिए अगला, प्रेफरेंस शेयर्स का हमने क्या किया, रिडेम्पशन किया, पर वही बात है प्रेफरेंस शेयर होल्डर रिडेम्पशन के लिए हमें मिल ही रहा नहीं है, कितने साल तक इंतजार करोगे, और सच अदर अमाउंट एज में प्रिस्क्राइब, इसका मतलब कह रहे हो अच्छा रूल बना के इसको और बढ़ाना है क्या इनको, यस। एक बात सीधा समझो कि अगर शेयर होल्डर मिलता नहीं है, डिबेंचर होल्डर मिलता नहीं है, बॉन्ड होल्डर मिलता नहीं है, डिपॉजिटर मिलता नहीं है, तो उसके जितने भी अनक्लेम्ड चीजें हैं उसको किसी कंपनी को थोड़ी दे दिया जाएगा, वो कहाँ आएगा, सरकारी फंड में आएगा। तो पूरे कंपनी लॉ में कोई भी ऐसा पैसा जो अनक्लेम्ड है या अनपेड है वो कहाँ पहुंचता है, आपका आईपीएफ में। आइए इसके ऊपर रूल भी आ गया, रूल का नाम बोलो, आईईपीएफ अकाउंटिंग ऑडिट ट्रांसफर एंड रिफंड रूल्स 2016। अब देखो जल्दी से क्या है, इस रूल के अंदर एक अथॉरिटी बनाया गया है, जिस अथॉरिटी का क्या नाम है, आईईपीएफ अथॉरिटी। तो यहां पे लिखे तो आईईपीएफ अथॉरिटी, ये नया है और इसको देखो 2016 में ही आया, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। चलिए आईपीएफ का पैसा कौन एडमिनिस्टर करेगा, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट करता था, सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर छीन के किसको दे दिया गया, आईईपीएफ अथॉरिटी को। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चला रहा है आईपीएफ को, कौन चला रहा है, आईईपीएफ अथॉरिटी। क्लियर है जी। तो अगर तुमसे कोई पूछ ले कि बताइए आईपीएफ को कौन चलाता है, तो आईईपीएफ अथॉरिटी चलाता है, ठीक है। आईपीएफ अथॉरिटी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट है, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, अपने नाम से प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हैं, अपने नाम से केस हो सकता है, अपने नाम से केस भी कर सकते हैं, जो बॉडी कॉर्पोरेट के फीचर्स होते हैं वो यहाँ लिखा हुआ है। अब पूरा रूल पढ़ना है, आ जाओ। सबसे पहला मैं टाइम देख ले रहा हूँ, मैं 1:30 बजे का टाइम दिया था ना, कोई लाइट कटवाया क्या जानबूझ के, कोई जानबूझ के लाइट कटवाया है, ये लाइट आ गई, देखो तो आ गई, कहीं तुम लोग मंत्र मंत्र तो नहीं पढ़ते हो। चलिए एक काम करता हूं, ज्यादा टाइम नहीं हो गया, ये 15 मिनट में खत्म है। अच्छा सर तो हूं ही, आइए रूल नंबर 1 जल्दी जल्दी स्पीड में, आईपीएफ खत्म हो, जल्दी इधर देखो। सबसे पहले बात बताइए, कोई भी अमाउंट अगर कहां जाना है, बोलो कहां जाना है, आईईपीएफ में जाना है, तो वो पैसा कैसे जाएगा, ऑनलाइन। पैसा कैसे जाएगा, ऑनलाइन, टिक लगाते चल रहे हो। अच्छा, और ऑनलाइन जब पैसा भेजोगे तो कौन से फॉर्म के साथ भेजोगे,
IEPF1 कितने दिन के अंदर? 30 डेज के अंदर पैसा ट्रांसफर हो जाना चाहिए। कौन से डेट से? जिस दिन वो ड्यू फॉर ट्रांसफर हुआ है। क्या हुआ है? ड्यू फॉर ट्रांसफर। तो 7 साल कंप्लीट हुआ, 7 साल कंप्लीट होते ही वो ड्यू फॉर ट्रांसफर हो गया। कितने दिन में ट्रांसफर करोगे? 30 दिन। 30 दिन में पैसा कैसे ट्रांसफर करोगे? ऑनलाइन। और कौन से फॉर्म में पूरा डिटेल दोगे? IEPF1। अब आइए रूल नंबर 8। तो बताओ ये वाला जो कंप्लाइंस है ये आफ्टर 7 ईयर्स है जनरली, है ना? अगर हम डिविडेंड की बात करें तो आफ्टर 7 ईयर्स होगा ना ये। अरे ये तो आफ्टर 7 ईयर्स होगा ना। चलो अब रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 जल्दी बताइए, आफ्टर 7 ईयर्स होगा या एवरी ईयर होगा? एवरी ईयर ड्यूरिंग 7 ईयर। अब इसका क्या मतलब है जरा ध्यान से सुनो। सुनिए, जिस दिन आपके यहां एजीएम हुआ या जिस दिन तक एजीएम हो जाना चाहिए था, दोनों में से कुछ। जैसे एजीएम हो गया 15 जुलाई को ही, तो 15 जुलाई से गिन दो। अच्छा, लेकिन एजीएम हुआ ही नहीं तो 30 सितंबर तक हो जाना चाहिए, तो 30 सितंबर से गिनो। बात समझ में आ गया? या तो एक्चुअल डेट उठाइए या जो होना चाहिए। इस दोनों में से जो भी अर्लियर है, जो भी अर्लियर है वहां से गिनिए 60 दिन। वहां से क्या गिनिए? 60 दिन। जनरली हर कंपनी एजीएम करती ही है और 30 सितंबर से पहले ही एजीएम कर लेती है, तो मुझे लगता है जो एक्चुअल डेट है वहीं से 60 दिन नहीं ना, एजीएम से 60 दिन नहीं हो गया ये। एजीएम से 60 दिन में हर साल एजीएम से मतलब हर साल एजीएम होगा, उससे 60 दिन में क्या करना है आपको? एक क्या बनाना है? देखिए, देखो यहां लिखा है, सबसे पहला काम आपको करना है कि अनक्लेम्ड अमाउंट आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है? अनक्लेम्ड अकाउंट मतलब अमाउंट आइडेंटिफाई करना है। और आइडेंटिफाई करके आपको अपलोड करना है डिटेल अपने वेबसाइट पे, आईपीएफ अथॉरिटी के वेबसाइट पे, और अदर वेबसाइट जो कौन बताए आपको? सेंट्रल गवर्नमेंट बताए। ठीक है, कौन से फॉर्म में? IEPF2 में। अब मैं बताता हूं कि ये क्या चीज है, समझना तुम। पहले क्या क्या चीज अपलोड करना है? IPF2 का कंटेंट क्या क्या है जल्दी बताओ तो। कंटेंट ऑफ IEPF2 बोलो, क्या क्या चीज उसमें लिखोगे? बोलते जाओ। उस आदमी का नाम लिखोगे जिसको मिलना चाहिए था, उसका नाम और उसका लास्ट नोन एड्रेस, कितना मिलना था उसको। अच्छा, नेचर ऑफ अमाउंट 2 बार आ गया क्या? चलो, कोर्स कम हो गया थोड़ा सा। उसके बाद नेचर ऑफ अमाउंट कैसा नेचर है, मतलब डिविडेंड है या वो मेच्योर्ड डिपॉजिट का पैसा है या वो मेच्योर्ड डिपॉजिट का डिवेंचर का पैसा है, ये सब कितना अमाउंट है, इसका ड्यू डेट कब है ट्रांसफर होने का, कहां? आईपीएफ में, और सच अदर इंफॉर्मेशन जो बताया जाएगा। तो सुनो, इसका मतलब क्या है? ये बड़ा लंबा चौड़ा काम है। कैसे लंबा चौड़ा काम है सो सुनिए आप। मान लो 2021 और 2022 ये एक फाइनेंशियल ईयर हुआ, 2022 2023 ये हुआ होगा, 23 और 24 मान लो 3 साल उठाते हैं। इधर देखना, इसका एजीएम हुआ होगा 2022 में, इसके एजीएम के बाद है ना 60 दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर इन्होंने बता दिया होगा कि इस साल में इतना पैसा इन लोगों का अनपेड अनक्लेम्ड है, और ये यहां से 7 साल के बाद कहां जाने वाला है? आईपीएफ में। यही है IPF2, यही है ना IPF2। अच्छा, जब 22-23 में तुम जाओगे तो 22-23 का अपना भी होगा और 21-22 का पीछे से आएगा। नहीं समझे? जैसे तुम 21-22 में क्या लिखोगे कि इसका अभी 7 साल बचा हुआ है, लेकिन 22-23 में आके क्या बोलोगे? ये वाला पैसा का कितना बचा हुआ है? अब 6 साल, 1 साल गुजर गया ना। अच्छा, ये अमाउंट भी कम हुआ होगा। क्यों अमाउंट कम हुआ होगा? क्योंकि बीच में 1 साल में बहुत लोगों ने ले लिया होगा। नहीं समझ में आ रहा यार। अच्छा, जब 23-24 में जाओगे तो 23-24 का अपना एक नया बनेगा, लेकिन 22-23 का अपडेटेड आएगा और 21-22 का भी अपडेटेड आएगा। 21-22 का काफी घट गया होगा, 22-23 का भी थोड़ा घट गया होगा, और 23-24 का तो करंट ही है। क्या ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि 21-22 का 7 साल कंप्लीट ना हो जाए? तो बताओ 21-22 का 7वां साल कब कंप्लीट होगा? 28-29, 28-29, 28-29,
तो क्या 28-29 में ये डिलीट हो जाएगा? फिर वही IPF1 करके छोड़ दोगे ना तुम? अरे भाई क्या बोले, 28-29 बोला हमने। 28-29 में 21-22 का अगर कुछ भी बच गया होगा तो IPF1 में ऑनलाइन ट्रांसफर हो गया होगा ना IPF में, तो उसकी कहानी खत्म ना। नहीं समझ में आया यार? तो इसका मतलब बताओ हर साल में IPF2 कितने साल का बनता होगा? 7 साल का। नहीं समझ में आया? कैसे 7 साल का? एक अपना, एक पीछे से 6 साल का आ रहा होगा। बात समझ में आ रहा है? तो सुनो, IPF1 वो तो 7वें साल में होगा, लेकिन IPF2 उस 7 साल में 6 बार हो चुका होगा। नहीं समझ में आया इन लोग को? हाँ, बात समझ रहे हो जो मैं बोलना चाह रहा हूं? IPF1 किसी भी साल के लिए कितने बार आएगा? बस एक बार। 21-22 का कब आएगा IPF1? 28-29 में आएगा। लेकिन 21-22 का IPF2 कितने बार आ गया होगा? 6 बार आ गया होगा। नहीं आएगा 6 बार? क्योंकि 6 बार अपडेट करता रहता होगा ना ये लोग हर साल। अच्छा, हर साल कितने दिन में? 60 दिन में। कहां से गिनोगे AGM का डेट? या AGM नहीं हुआ है तो 30 सितंबर से 60 दिन। मुझे लगता है ये तुम्हें समझ में आ गया कि ना? तो सुनिए, IPF1 तो एक ही बार होगा, पर IPF2 6 बार होगा। 7वें बार में तो IPF1 हो जाएगा ना। IPF1 में मनी ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन IPF2 में मनी ट्रांसफर होता है या बस हम बताते रहते हैं कि अब घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, और 7वें साल में IPF1 में बता देते हैं कि अब तो भाई जा रहा है। क्लियर है? तो जब तक कंपनी के हाथ में पैसा है, कौन सा फॉर्म जा रहा है? IPF2। और जब IPF में घुस गया पैसा तो IPF1। याद रखना, ये सब कॉन्सेप्ट उनको समझ में आता है जो शुरू से समझ रहे हैं, और एकाएक जा गया, हाँ कौन IPF2 3 क्यों नहीं है, तो उनका गया। तो किसी भी चीज को हल्के में मत लीजिए। मैं जो भी पढ़ा रहा हूं आपके कोर्स में ही है। कोई बच्चा सोचता बहुत हो गया है, इतना कैसे मैं पढ़ सकता हूं? कोई बच्चा अपने आप को बोलता है इतना कैसे पढ़ा भाई, 1 बजे से ज्यादा का टाइम हो गया, पढ़ना बंद कर। हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 1 बजे के बाद पढ़ाऊं या 3 बजे पढ़ाऊं, और क्यों ना 3 बजे तक पढ़ाऊं। आइए अगला, बस ये लास्ट ही है, बस ये लास्ट ही है। अरे ये यहां तक ही तो है, यूटिलाइजेशन तक। IPF खत्म करूंगा, उसके बाद ही कुछ करूंगा यहां पे। तुम लोग जाओ, मैं अकेले पढ़ा ले रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए अगला। अच्छा एक बात बताइए, क्या IPF में सिर्फ पैसा ट्रांसफर होता है या शेयर्स भी ट्रांसफर होता है? आ जाओ भाई। तो इस बार मैं पैसा ट्रांसफर कर रहा हूं या शेयर्स ट्रांसफर कर रहा हूं? एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था ये। जल्दी जल्दी टिक मारो। क्या ट्रांसफर कर रहा हूं? शेयर्स। क्या ट्रांसफर कर रहा हूं? शेयर। अच्छा, कौन सा शेयर ट्रांसफर करोगे? ऐसा शेयर ट्रांसफर करोगे जिस शेयर पे 7 साल तक सामने से कोई एक्टिविटी नहीं हुई। नहीं समझ में आया? हाँ, मतलब 7 साल तक ना उसका शेयर होल्डर जनरल मीटिंग अटेंड किया, ना डिविडेंड लिया, कुछ नहीं हुआ, मतलब 7 साल तक कोई सुबुगाहट नहीं हुई। तो 7वें साल के बाद ये शेयर भी उठा के कहां तक चला जाएगा? IEPF। लेकिन अगर उस 7 साल में कोई भी 1 साल ले चुका था तो नहीं होगा। देखो यहां लिखा हुआ है, ऑल शेयर्स, पढ़ो जल्दी से, ऑल शेयर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ विच डिविडेंड कितना साल तक पेड नहीं हुआ या क्लेम्ड नहीं हुआ? बोलो। लगातार 7 साल तक। तो याद रखिएगा वो पूरा शेयर ही ट्रांसफर हो जाएगा कहां? IPF में। और सुनो, कैसे ट्रांसफर होगा? ये मैंने नया जोड़ा है। कैसे ट्रांसफर होगा बताओ? ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर भी ऑनलाइन होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स होगा। तो क्या IPF अथॉरिटी ने अपना डीमेट अकाउंट खुलवाया होगा? बोलो। तो डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर कितने दिन में? 30 दिन। हमेशा 30 दिन होता है, जिस दिन ड्यू हुआ है उससे 30 दिन के अंदर। और याद रखिएगा, इस शेयर्स को ट्रांसफर करने के लिए देखो ट्रांसफरर तो मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा ट्रांसफरर? अरे ट्रांसफरर ही तो गायब है 7 साल तक। तो बताइए ट्रांसफरर कौन बनेगा? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑथराइज करेगा कंपनी सेक्रेटरी को। किसको? कंपनी सेक्रेटरी को। अब समझ में आया तुम्हारे लिए कितना जरूरी था? अपना ही काम में ब्रेक ब्रेक लंच लंच कर रहे हो, हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसको ऑथराइज करेगा? कंपनी सेक्रेटरी को। और घटिया कंपनी है तो, कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो एनी अदर पर्सन, है ना? और वही साइन करेगा एज ए ट्रांसफरर, एज अ ट्रांसफरर। ट्रांसफरी कौन हो जाएगा? IPF। ट्रांसफरी IPF हो जाएगा ना। और ट्रांसफरर कौन हो जाएगा? आपका कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी। क्लियर है? बाकी मैंने आपको फिर से एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। एक भी साल में अगर उन्होंने डिविडेंड ले लिया तो फिर वो ये सेक्शन वहां लागू होगा नहीं। याद रखना, शेयर तब ट्रांसफर होता है जब पूरे 7 साल में मोहन प्यारे नजर ही नहीं आए।
याद रहेगा। चलो अब बताओ इस पैसे का इस्तेमाल कहां कहां होता है, आईपीएफ का, यूटिलाइजेशन ऑफ आईईपीएफ। चलो मैं उतर भी जाता हूं, तुम लोग को अब लगेगा कि मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। बताओ कितनी जगह देखो तो इस्तेमाल है, गिनो ABCD गिनो, कितना है, 5। चलो पहला बोलो कौन है। अब एक बात बताओ, मैंने बोला नहीं था 7 साल तक तुम कंपनी से मांग सकते हो, 7 साल के बाद किससे मांगोगे, आईपीएफ अथॉरिटी। तो कोई 8वें साल में आ जाए, 9वें साल में आ जाए, तो आईपीएफ अथॉरिटी उसको दे देता है। बात समझ में आ गया ना, अरे पैसा तो आप ही का है ना, राइट थोड़ी खत्म हुआ है। चलो दूसरा, उस पैसे से क्या किया जाएगा, इन्वेस्टर को एजुकेट किया जाएगा, अवेयर किया जाएगा और प्रोटेक्ट किया जाएगा। आईपीएफ का बहुत सारा एडवर्टीजमेंट निकलता है, नहीं देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का जितना एडवर्टीजमेंट निकलता है उसका पैसा कहां से आता है, आईपीएफ। सेमिनार्स होते हैं। अच्छा डिस्गॉर्ज अमाउंट, अभी आपने सुना हो कुछ दिन पहले कोलकाता में शारदा चिट फंड वाला केस हुआ था, सुना ही होगा। हम शारदा को जानते हैं, चिट फंड छोड़िए। हाँ शारदा चिट फंड में बहुत, अच्छा सहारा का नाम सुना होगा, ये तो सुना ना, सहारा इंडिया। तो सहारा, अब बताओ इन सारी कंपनी में फ्रॉड हुआ, फ्रॉड में पैसा किसका बर्बाद हुआ, इन्वेस्टर्स का। किनका, इन्वेस्टर्स का। तो इन्वेस्टर्स को बहुत बार मतलब सरकार उस समय मुआवजा देती है, क्या देती है, मुआवजा। तो मुआवजा जो देगी कहां से देगी, सरकार अपने पैसे से देगी, आईपीएफ से देगी, आईपीएफ से देगी। अगला क्लास एक्शन सूट पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, कहां पढ़ाऊंगा, क्लास एक्शन सूट एक सेक्शन आएगा, एक चैप्टर आएगा तुम्हारा, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। तो क्लास एक्शन सूट में जितना भी खर्चा हो जाता है सरकार को, लीगल एक्सपेंसेस, वो भी कहां से निकालते हैं वो लोग, आईईपीएफ से ही निकालते हैं। चाहे सरकार को खर्चा हो जाए या जिन्होंने क्लास एक्शन सूट फाइल किया है उसके जितने भी लीगल एक्सपेंसेस हैं सरकार उसको दे देती है, कहां से, आईईपीएफ। अब पूछोगे क्लास एक्शन सूट क्या होता है, कहा सर नहीं पूछेंगे, कुछ से पहले आप बता चुके हैं कि अभी आगे आएगा, ठीक है। चलिए अगला, और एनी अदर पर्पस जो बताया जाएगा कहां, रूल्स में। क्लियर है जी। तो आईईपीएफ भी खत्म हो गया। एक बार आईपीएफ को आप देख लीजिए, नहीं देखने का मन है जबरदस्ती देखिए, देखना पड़ेगा। किसका वेबसाइट है, बस एक सेकंड, हाँ देखिए तो जरा, इसके लास्ट में आप जाके देखेंगे तो इसमें देखिए तो आ रहा है यार, SFIO, आईपीएफ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, CCI, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड, NFRA, NCLAT, NCLT, नेशनल CSR पोर्टल, NFCG, आ रहा नहीं है सारा का सारा, ठीक है। तो इस पर अगर आप क्लिक करते हैं आईपीएफ पे, तो अब ये देखना था, कहा देख लिया, वाह ये है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, बोला ना, ठीक है। ये यहां पर आपका पूरा का पूरा सब कुछ यहां पे लिखा हुआ है कि नहीं, ठीक है। किसका नाम है, अपने इंस्टीट्यूट का भी नाम है, देख लो, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, ये पार्टनर हैं आईपीएफ के। आपको मालूम नहीं है आईसीएसआई को बहुत पैसा मिलता है आईपीएफ से। आईसीएसआई जो सेमिनार सब करवाता रहता है 5 स्टार होटल्स के अंदर, तो पैसा कहाँ से लाता है आईसीएसआई, एक तो स्टूडेंट को फेल करा के नया एग्जामिनेशन फॉर्म भरवा के, और दूसरा जो है हमसे मेंबरशिप फीस लेके, और आईपीएफ से भी खूब पैसा मिलता है, 20-20 करोड़ रुपया मिलता है, 25-25 करोड़ रुपया मिलता है ना आपको आईसीएसआई को, ठीक है। चलिए जी, तो मुझे लग रहा है जिस हिसाब से अब अगर मैंने ज़्यादा पढ़ाया तो बच्चा ज़्यादा बेइज्जती कर देगा मेरा, क्या पता उठ के भाग ही जाए, तो इसलिए मैं आपका ब्रेक डिक्लेयर करता हूं। 1:40 हुआ है, 2 बजे हम स्टार्ट करेंगे वापस।